Hello students, welcome to the class. My name is Devendra Pitroda and I am teaching science at BAPS Gurukul, Gondal. So we have completed chapter number 15, our environment, right? So in this video we are going to have a quick revision about the chapter. So let's start what we have already studied in this chapter, right? First thing, ecosystem. Ecosystem, what do you mean by ecosystem? Right? An ecosystem consists of all the living organisms in an area along with the non-living components and their interaction. Right? एक एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ecosystem, right? So there are two different types of ecosystem. First one is natural ecosystem, right? और उसके एग्जांपल है नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब जो नेचुरली परसिस्ट रहते हैं, सस्टेन रहते हैं, राइट? नेचुरली बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ponds, lake, rivers, ocean, etc. These all are ecosystems and they are natural ecosystem, right? कि वो किसी ने बनाया नहीं है, वो नेचुरली अपने आप बने हुए हैं, सही है. और दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मींस ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, राइट? एक ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाए हैं. फॉर एग्जांपल गार्डन, पार्क, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, जू, राइट? तो ये सारे जो इकोसिस्टम है ये सारे आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल मींस ह्यूमन मेड, सही है. तो इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसी जगह जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं और नॉन लिविंग भी रहते हैं, राइट? और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है. तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी पूछा था कि जो हमारा घर है उसको हम इकोसिस्टम कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, राइट? बिकॉज उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, सही है. बट वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा. सोसाइटी है वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट? सिटी, विलेज, ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हो सकते हैं. सही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. So there are two main components of ecosystem, biotic and abiotic. Biotic components means all the living organisms, right? For example, plants, animals and microorganisms. We are also included in that, right? So उसको हम क्या बोलेंगे? Biotic components. अब जो biotic components है उसको भी अगर आप तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हो, that is producer, consumers and decomposers. प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है. ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स, ऑटोट्रॉप्स प्लांट, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स. ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, राइट? तो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स किसको कहते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है, खाता है, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स भी तीन टाइप के हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस. हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, राइट? जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उसको हम बोलेंगे हर्बीवोरस. फॉर एग्जांपल काउ, गोट, राइट? डियर, सही है. कार्निवोरस किसको बोलेंगे? ऐसे एनिमल्स जो इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. इनडायरेक्टली कैसे? मतलब वो हर्बीवोरस को खाएंगे, वो डायरेक्ट प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को नहीं खाएंगे, वो पहले हर्बीवोरस को खाएंगे उसके बाद, राइट? वो ऐसे इनडायरेक्टली उसमें जा रहा है प्रोड्यूसर का जो फूड है वो, तो पहले वो हर्बीवोरस में जाएगा, फिर हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस, सही है. तो दे आर कॉल्ड कार्निवोरस. ओमनीवोरस मींस वो प्लांट्स भी खाते हैं और
डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स भी खाते हैं और इनडायरेक्टली भी खाते हैं, मतलब वो हर्बीवोरस को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करता है, राइट। They decompose complex organic substance into simple inorganic substance in the soil, which are again used by plants, right। तो वो बहुत ही important decomposers, right। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डेड प्लांट्स और बॉडी एनिमल्स की बॉडी में होता है, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके, अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके वापस सोइल में दे देता है। तो जो भी प्लांट्स ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लिया था वो वापस सोइल को मिल गया। सही है। ओके। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सोइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा नॉन लिविंग है, राइट, जो एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होते हैं, इकोसिस्टम में पार्ट लेते हैं, राइट, तो उसको नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। सही है। तो ये अगर आप यहाँ पे फिगर देखें तो प्लांट्स में से एनिमल्स में से डेड एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके वापस सोइल में देता है और सोइल में से वापस प्लांट ले लेता है, राइट। तो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स goes on। सही है। Moving on to the next, food chain, right। Food chain means transfer of food, chain of food, right, और energy। सही है ना। तो प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोरस, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स में से सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में से टर्सरी कंज्यूमर्स मतलब लार्ज कार्निवोरस। सही है। तो दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोस, प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में से प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, राइट। प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में से सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाते हैं। सही है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में से टर्सरी कंज्यूमर्स मतलब लार्ज कार्निवोरस जो कार्निवोरस को खाते हैं। सही है। अब वो जब मर जाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वापस वो कौन देगा? ग्रास या प्रोड्यूसर्स। सही है। ओके। सो दिस इज फूड चेन। फूड वेब। अब फूड चेन है वो सीधी लाइन तो नहीं है, सही ना। अगर इस एग्जांपल में आप देखो, राइट, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में ग्रास होपर लिखा हुआ है, राइट। अब ग्रास होपर को सिर्फ स्नेक ही तो नहीं खा सकता, राइट। स्नेक खाता है, कोई बर्ड्स भी खा लेते हैं, राइट। कुछ और एनिमल्स भी हैं जो ग्रास होपर को खाते होंगे, राइट। सही है ना। बहुत सारे और इंसेक्ट भी हैं जो ग्रास होपर को खाते होंगे, राइट। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। तो ग्रास होपर कैन बी ईटन अप बाय मेनी थिंग्स। अब उसी तरह ग्रास होपर है सिर्फ ग्रास ही नहीं खाता है, राइट। सिर्फ ग्रास नहीं खाता है, वो ग्रीन प्लांट भी और खाते हैं। समझ में आया, राइट। तो दैट फॉर्म्स ए वेब जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्नेक है, यहाँ पे स्नेक कैन ईट बर्ड, फ्रॉग, रैबिट। सही है। समझ में आया। अब आउल है तो आउल स्क्विरल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, राइट। ओके। सो फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ several interconnected food chains. In a food web, an organism gets food from more than one group of organisms. राइट। तो सिर्फ कोई एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। स्नेक इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्रॉग
It can also eat bird, it can also eat rabbit. सही है? So that forms a food web. Tropic levels means energy level कह सकते हो, right? The flow of energy stage कह सकते हो, right? So each step in a food chain where transfer of food energy takes place is called tropic level, right? Food chain जो होती है उसमें जहां पे भी फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल. तो देखो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी कंज्यूमर में जा रहा है तो प्रोड्यूसर एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर दूसरा ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर तीसरा, टर्सरी कंज्यूमर चौथा, राइट? सही है. और जैसे जैसे आप ट्रांसफर ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम होती जाती है, राइट? बहुत बहुत कम होती जाती है. मतलब प्रोड्यूसर्स है वो तो 1% एनर्जी बनाते हैं, उसमें से 10% प्राइमरी, उसका भी 10% सेकेंडरी, उसका भी 10% टर्सरी, राइट? तो फिर टर्सरी में आप समझ लो कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, बहुत ही कम. दैट्स व्हाई इट डज नॉट एग्जिट 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल तक, बहुत कम जाता है. ऐसा नहीं है कि वो जा ही नहीं सकता, जा सकता है लेकिन बहुत कम जाता है, राइट? फूड चेन है वो उतनी लंबी नहीं होती है, शॉर्ट होती है, राइट? लंबी हो सकती है ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? बट अगर जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल डालोगे उतना लास्ट में एनर्जी कम मिलता है. सही है? ओके, नेक्स्ट एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल्स, राइट? तो जैसा कि हमारे पास हमने ऑलरेडी देखा था ग्रीन प्लांट्स हैं वो 1% सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकते हैं. अब वो 1% से भी 1% का 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स को जा रहा है, राइट? 90% है वो एनवायरमेंट में लॉस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, राइट? उन सब में जा रहा है. तो 10% एनर्जी ही जा सकता है. उसको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन उसको 10% लो भी बोलते हैं क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर है वो डिक्रीज होता जा रहा है 10% में, राइट? तो अगर आप डायग्राम देखो ये पिरामिड, राइट? तो अगर देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ एनर्जी, तो एनर्जी नीचे सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाओगे वो कम होती जाएगी, राइट? द सिमिलर वे उसके राइट हैंड साइड लिखा हुआ है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी प्रोड्यूसर की ज्यादा होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स की उससे कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की उससे भी कम होगी और टर्सरी कंज्यूमर की सबसे कम होगी, राइट? एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का. अगर प्रोड्यूसर्स 1000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, 1000 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कितनी जाएगी? उसकी 10%. तो 1000 किलो कैलोरी का 10% मतलब 100 किलो कैलोरी. अब उसका भी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जाएगा, दैट इज 10 किलो कैलोरी, राइट? अब उसका भी 10% है वो टर्सरी कंज्यूमर्स को जाएगा, दैट इज 1 किलो कैलोरी. अगर कंसीडर करो एक और ट्रॉपिक लेवल होता तो उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती? 100 कैलोरी, सिर्फ 100 कैलोरी. समझ में आया? तो आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है एनर्जी में, राइट? ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दे के ही दिया हुआ है, राइट? कि भाई 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं तो फर्स्ट है वो 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं, 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं, उसमें से 100 यूनिट ऑफ एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स को जाता है. 10 उसका भी 10%, 100 का 10% मतलब 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, उसका भी 10% मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. तो आप देख रहे हो ना 1000 टाइम्स एनर्जी कम हो गई, राइट? ओके, सो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है. मतलब प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी, प्राइमरी में से सेकेंडरी, सेकेंडरी में से टर्सरी कंज्यूमर्स, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी. और दूसरा एनर्जी है वो भी बहुत कम होती जाती है, पॉपुलेशन भी कम होती जाती है. जैसे आप
ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ती हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, another new thing, that is biological magnification, right? Harmful chemicals like insecticides and pesticides, which are used to protect crops from insect and pests, are absorbed by plants and enter the food chain. Since these chemicals are non-biodegradable, they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. Since human beings occupy the highest trophic level, the concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. राइट, तो जो भी पेस्टिसाइड्स, राइट, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स आप क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं, राइट, तो वो क्या हो रहा है, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के साथ चले जा रहे हैं, वाटर के साथ चले जा रहे हैं, प्लांट्स उसको ले ले रहा है। अब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि सिंथेटिक केमिकल्स हैं, राइट, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं हमेशा। अब वो प्लांट्स डायरेक्टली हम खाते हैं या फिर कोई एनिमल खाता है और एनिमल में से हम में आता है, राइट। तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स माने जाते हैं, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि वी आर व्हाट वी डायरेक्ट प्लांट को भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को बहुत कम खाते हैं एनिमल्स, राइट, बट एनिमल ह्यूमंस है वो सभी एनिमल्स को खाते हैं मोस्टली, राइट। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को है वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल माना जाता है, सही ना, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाता नहीं, ह्यूमन बीइंग्स को बहुत कम एनिमल्स, मतलब कोई खाता ही नहीं है, आई थिंक सो, ह्यूमन बीइंग्स, राइट, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। तो वो जो केमिकल्स हैं वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते हैं। तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है? हम। अब प्लांट्स है, पहले प्लांट्स में एंटर हुआ, प्लांट्स में से प्राइमरी कंज्यूमर्स में एंटर हुआ वो केमिकल्स, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्लांट्स को खाया। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में से सेकेंडरी कंज्यूमर में गया, सेकेंडरी में से टर्सरी कंज्यूमर्स में, अब लास्ट में कहां तक आया? ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस में वो सारे केमिकल्स हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। The increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic level is called biological magnification. Concentration जब बढ़ती जाती है harmful chemicals की, धीरे धीरे धीरे, देखो एक बार में नहीं होता है, it takes time, centuries लग जाती है biological magnification आने में, वो धीरे 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 आता जाता है, right? Okay. Moving on to the next, that is ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भाई ओजोन लेयर समझ में नहीं आया था, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। सबसे पहले तो ओजोन लेयर मतलब क्या होता है, ओजोन लेयर होती कहाँ पे, ओजोन लेयर में होता क्या है? ओजोन लेयर मतलब ए लेयर ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस मतलब O3 मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके एक गैस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ओजोन। अब ओजोन की पूरी लेयर है अर्थ सरफेस के ऊपर, यू कैन सी दिस, राइट। जैसे कि यहाँ पे अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है, राइट। आपने पढ़ा ही होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, सोशल में पढ़ा होगा, जियोग्राफी में, आई थिंक सो, राइट। तो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर के पार्टीशन है, डिवीजन है, राइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो 10 किलोमीटर का ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है, और स्ट्रेटोस्फियर के स्टार्टिंग में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर मतलब यहाँ पे पूरा ओजोन गैस है, O3 मॉलिक्यूल का गैस है, सही है ना। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर करता क्या है कि भाई ये यूवी रेडिएशंस आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस जो सन में से आते हैं, राइट, वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है और वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, राइट। तो उसको पेनिट्रेट करने से रोकता है कौन? यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, सही ना। वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके देता है या फिर वापस भेज देता है, कौन? ओजोन लेयर। दैट्स व्हाई दिस ओजोन लेयर एक्ट्स एज ए
प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन द अर्थ सरफेस। सही ना? ओके। नाउ ओजोन गैस बनता कैसे है? राइट, जब ये यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर गिरते हैं, हमको पता है कि भाई सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, इसलिए वो O2 मॉलिक्यूल में ही होता है हमेशा। लेकिन जब ये हाई इंटेंसिटी वाले रेडिएशन उसके ऊपर गिरते हैं, इट गेन्स सम एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल ऑक्सीजन एटम्स, राइट, O प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये O जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि हमको पता है अब उसके पास एनर्जी है तो हाईली अनस्टेबल हो गया। अब ये O है वो O2 के साथ कंबाइन हो जाता है, तो O2 प्लस O बना देता है O3। सही है? समझ में आया? दिस इज हाउ द ओजोन गैस। अब ओजोन गैस है, हम यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि ओजोन गैस खत्म हो रहा है तो यहाँ से बना के भेजते हैं। अब यहाँ से बनाने में ऐसा है कि ओजोन गैस बहुत ही पॉइजनस है, डेडली गैस है, राइट। इफ इट एंटर्स इन द बॉडी, राइट, हार्ट कोलैप्सेस, आप मर सकते हो, राइट, तो वो डेंजरस है, इसलिए हम यहाँ से उसको बना के भेज नहीं सकते, राइट। दिस इज समथिंग इलॉजिकल, राइट, कि यहाँ से हम ओजोन गैस बना के वहां पे डालने जाए। सही है? अब ओजोन गैस कितना चाहिए होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। अर्थ का स्फीयर है, अर्थ पूरा बड़ा सा डायमीटर उसका, आपको पता ही है, ये तो उससे भी बड़ा स्फीयर बनाना है तो उसका डायमीटर आप कंसिडर करके उसकी सरकमफ्रेंस अगर आप ढूंढोगे तो कितना गैस आपको डालना पड़ेगा, राइट। ओके, सही है। तो दिस इज हाउ द ओजोन गैस इज प्रोड्यूस। यूवी जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि O2 में से O प्लस O कैसे बनेगा। देखो, अपने आप नहीं बनता, इट इज नॉट पॉसिबल, बट उसमें आप एनर्जी दे रहे हो, यूवी रेडिएशंस, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है यूवी रेडिएशंस में, तो वो क्या कर देता है, O2 को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन है वो हाईली क्या बोलते हैं, एनर्जाइज्ड है, अनस्टेबल है, तो ये जो सिंगल ऑक्सीजन है वो O2 के साथ कंबाइन हो जाता है, राइट। सही है ना? नाउ द एनर्जी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज सो हाई दैट वो स्टेबल O2 को भी अपने में कंबाइन करने की एबिलिटी रखता है। समझ में आया? O2 तो स्टेबल है, लेकिन ये जो सिंगल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ ना यूवी रेडिएशन की वजह से, वो इतना एनर्जाइज्ड है कि वो O2 को अपने साथ कंबाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए वो O2 और O कंबाइन हो जाते हैं और O3 ओजोन गैस बना लेते हैं। सही है? आई होप कि अभी वो ओजोन का जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे 1986 के बाद, राइट, वो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वो डिप्लीशन हो रही थी, पतली होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज करते हैं, वो एक गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को कंबाइन करके बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो गैस सभी रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ओजोन गैस है वो वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता था, तो ओजोन है वो फिर ओजोन नहीं रहता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू stop these UV radiations, right, that causes skin cancer in humans. तो फिर 1986 में, राइट, ये यूनाइटेड नेशंस ने एनवायरमेंट प्रॉब्लम समझ के ग्लोबली इसके ऊपर स्टेप्स लिए और एक लो बाहर एक लो डिस्कस हुआ, जिसमें ऐसा डिस्कशन हुआ था कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी बैन्ड, राइट, उसको रेफ्रिजरेंट के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज एग्रीड विद देम, राइट, एंड अभी ऑलमोस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होना बंद हो गया। सही है? ओके।
सो आज तक यही रखते हैं, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, राइट? कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एंड पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं. सही है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज एग्जाम. Till then, see you.